नमस्कार, जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। आज 1 फरवरी है और जैसा कि भारत में अक्सर होता रहा है, आज के दिन बजट पेश होता है। तो भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री अ, सीतारमैया ने आज बजट पेश भी किया। केंद्रीय बजट 2026 और 27 आज पेश किया गया विकसित भारत के संकल्प के साथ। और सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीक और मध्यम वर्ग के लिए कई घोषणाएं भी की। आइए इन सब पर बात करते हैं। बात करते हैं कि सरकार ने क्या-क्या बेहतर किया और क्या-क्या और बेहतर करने की आवश्यकता थी, जबकि अब हम सीधे अमेरिका और चीन से टक्कर लेने वाले हैं। तब आखिर हमारी रणनीति क्या होने वाली है और क्या होनी चाहिए? इस सब पर विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि इस सब के लिए जनशोध लगातार जो विषय विशेषज्ञ हैं उनसे बात कर रहा था, उन सारी चीज़ों को बहुत गंभीरता से समझने का हम प्रयास कर रहे थे। इस सब पर हमने एक रिसर्च रिपोर्ट बनाई है। हालांकि सरकार को वही करना है जो सरकार ने तय कर लिया है, मगर एक मीडिया हाउस होने के नाते हमें भी उन तक अपनी बात और आपकी बात पहुंचाने का पूरा अधिकार है और आवश्यकता भी है। कहीं न कहीं, कभी न कभी सरकार उन मुद्दों पर काम करती है, ऐसा हमारा पूर्व का एक्सपीरियंस भी रहा है। तो बढ़ते हैं आज के इस बजट के विशेष सेगमेंट में। तो बात करते हैं कुछ प्रमुख बातों के विषय में जिस पर सरकार ने काम किया है और काबिल तारीफ काम किया है। तो वित्त मंत्री ने इस साल के बजट का आकार लगभग 53.5 लाख करोड़ का आकार है। काफी बड़ा आकार है। इस बजट के मुख्य स्तंभ सक्षमता और सतत विकास, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट और एक सशक्त भारत जिसकी एक पहचान है, उसको लेकर किया है। सबका साथ सबका विकास जो सरकार का स्लोगन है, उस पर इसको आगे बढ़ाया गया है। राजकोषीय घाटा, जिसे सरकार ने इसे नियंत्रण में रखते हुए जीडीपी की 4.9% तक लाने का लक्ष्य रखा है। हालांकि ये लक्ष्य हमेशा से लक्ष्य ही रहा आता है और सरकार के यानी मोदी सरकार के भी इतने सालों के बाद में भी इस लक्ष्य को कभी हासिल नहीं किया जा सका है। कुल मिला के शॉर्ट में हम बताते चलें कि आखिर ये राजकोषीय घाटा क्या होता है। जो सरकार है, जो उसकी रेवेन्यू होता है, जो उसका आर्थिक उपार्जन होता है, जो उसकी आय होती है, उससे कहीं न कहीं उसको अपने मैनेजमेंट में, कर्मचारियों में और ऑफिसों में और ट्रैवलिंग में और इस तरीके के बहुत सारे जो खर्च हैं, वो करती है। उसकी वजह से उसे घाटा भी झेलना पड़ता है और भी अनेक-अनेक योजनाएँ ऐसी जिसे अ, हम बोलेंगे कि एक प्रकार से बाँटने वाली योजना, ऐसी बहुत सी चीज़ें चलाई जाती हैं, जिसकी वजह से ये घाटा को होता है, जिसे रोकने का सरकार हर साल लक्ष्य रखती है, जिसे कभी वह पा नहीं पाती है, कभी उस लक्ष्य को वो अ, क्रॉस नहीं कर पाती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। पूंजी व्यय, इंफ्रास्ट्रक्चर को रफ्तार देने के लिए इसे बढ़ाकर 12.2 लाख रुपए का कर दिया गया है, जो स्वागत योग्य है। जो टैक्स स्लैब है, जो मध्यम वर्ग के लिए सबसे बड़ा एक कारण रहता है बजट को सुनने का, उसमें सरकार ने नियमों में कुछ सुधार किया है। सबसे बड़ा बदलाव जो आयकर अधिनियम 2025 का है, जो कि 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला है, उसमें अलग-अलग स्लैब बनाए गए हैं। आय की सीमा और टैक्स दर को स्लैब दर से हम बताते चलते हैं। तो 0 से 4 लाख तक के स्लैब में कोई टैक्स दे नहीं है। इसके अलावा 4 लाख से 8 लाख की जो आय है, उसमें 5% टैक्स आयकर देना पड़ेगा। 8 लाख से 12 लाख पर 10% है। 12 से 16 लाख पर 15% है। 16 से 20 लाख पर
20% है, 20 से 24 लाख पर 25% है और 24 लाख से अगर अधिक आय होती है तब आपको 30% देना पड़ेगा। हालांकि इसमें राहत भी है कि 12.75 लाख तक की सालाना आय वाले सैलरीड एम्प्लॉयज को इसमें छूट दी गई है, जिसके चलते शून्य टैक्स उसे देना होगा। साथ ही संशोधित रिटर्न भरने की समय सीमा भी 31 मार्च तक कर दी गई है। इस सब पर कभी विशेष तरीके से बात करेंगे और इसमें क्या गुणा भाग है, क्या दांव पेच है, उस पर अलग से बात करेंगे। बहरहाल अभी इतना ही कि ये आयकर में छूट है। किसानों को आय बढ़ाने के लिए बजट में 1.40 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भारत विस्तार किसानों के लिए एक बहुभाषी एक ऐप बनाया जा रहा है, टूल लॉन्च किया गया है, जो फसल और मौसम की सटीक जानकारी देगा। ये स्वागत योग्य है, इसकी बहुत आवश्यकता भी थी। तटीय क्षेत्रों में वैल्यू चेन मजबूत करने और पशु चिकित्सा की पूंजीगत सब्सिडी का भी ऐलान किया गया है। मत्स्य और पशुपालन के लिए बहुत बढ़िया ये काम किया गया है। काजू और नारियल इसे वैश्विक ब्रांड बनाने का संकल्प लेकर सरकार उतरी है। कितना सफल होता है आने वाला समय बताएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन के क्षेत्र में देश को जोड़ने के लिए सरकार ने कनेक्टिविटी पर भारी काम किया। जब से नरेंद्र मोदी सरकार बनी है, कनेक्टिविटी पर लगातार काम कर रहे हैं। नितिन गडकरी का मंत्रालय और उड्डयन मंत्रालय और रेल मंत्रालय इसमें बहुत तेजी से काम कर रहा है। मुंबई से हैदराबाद जैसे रूटों के लिए ट्रेन के लिए 7 हाई स्पीड ट्रेन रेल कॉरिडोर का इसमें प्रस्ताव है। जल मार्ग अगले 5 वर्षों में 20 नए जल मार्ग शुरू होंगे, जिसकी शुरुआत उड़ीसा के नेशनल वाटर वे से, जो कि 5 में है, उससे होगी। खनिज कॉरिडोर पूर्व भारत में खनिज विकास के लिए विशेष गलियारा बनाया जाएगा। जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है शिक्षा और स्वास्थ्य और आज के समय में तकनीक, तो उसमें सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को लॉन्च किया गया है। भारत को ग्लोबल चिप्स हब बनाने के लिए ISM 2.0 की घोषणा की गई है। बायोफार्मा शक्ति स्वास्थ्य क्षेत्र में 10,000 करोड़ के निवेश के साथ भारत को ग्लोबल बायोफार्मा हब बनाने का लक्ष्य है। मगर अब इसमें जो ग्लोबल हब बनता है, वो हब देश की जनता का पैसा लूटकर बनता है या देश की जनता के पैसा को बचाने के लिए और विश्व में एक अपनी धाक बनाने के लिए और वहाँ अपने नए बिजनेस को एक्सटेंड करने पर फोकस होता है। ये आने वाला समय बताएगा। शिक्षा हर जिले में महिलाओं के लिए जो शिक्षा है, उसमें उच्च शिक्षा के लिए अलग से हॉस्टल और एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट पर स्थायी समिति बनी गई है। स्किल डेवलपमेंट को लेकर भी सरकार बहुत गंभीर रही है और बहुत काम भी किया है। हालांकि उसके नतीजे बहुत अच्छे नहीं रहे, मगर फिर भी सरकार इस क्षेत्र में काम कर रही है। एक जो मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्रों में जो एक राज्यों में 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब बनाए जा रहे हैं, यह अगर सीमित क्षेत्रीय मेडिकल कॉलेज तक है, मगर अगर ये एक संगठित मेडिकल माफिया के हाथ में दे दी जाता है, तो फिर ये गंभीर चुनौती लोगों के लिए हो सकती है। सरकार को तो इससे लेना ही देना क्या। MSME और उद्योगों की बात अगर करें, तो छोटे उद्योगों के लिए 10 करोड़ रुपए का MSME विकास निधि प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए 40,000 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिससे मोबाइल और स्मार्ट टीवी उत्पादन में भारत की पकड़ मजबूत होने वाली है। ये निश्चित ही बहुत मील का पत्थर साबित होने वाले हैं आगे के भारत के विकास के लिए। यह बजट स्पष्ट रूप से मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित है। जहां तक जो टैक्स स्लैब में बदलाव की है, तो मध्यम वर्ग को साधने की कोशिश की गई है,
मगर इसमें भी बहुत अच्छे प्रयास होते दिखाई नहीं देते हैं। वहीं दूसरी तरफ बड़े प्रोडक्ट के ज़रिए रोज़गार पैदा करने की एक रोड मैप ज़रूर बना है। यह पूरी योजना को अगर सरकार अपनी लाल फीताशाही से बचा ले जाती है, तो निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव होने वाला है। हालाँकि सरकार ने बहुत मेहनत करके बजट बनाया है, बहुत खराब इसे कहा नहीं जा सकता, मगर फिर भी जब सरकार को चीन और अमेरिका जैसी वैश्विक महाशक्तियों को टक्कर देने के लिए काम करना है, भारत को केवल बजट आवंटन ही नहीं बल्कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पर काम करना होगा और उसके लिए आक्रामक रूप से काम करना। तो भारत को चीन की मैन्युफैक्चरिंग स्पीड और अमेरिका की इनोवेशन पावर से मुकाबला करने के लिए 5 प्रमुख क्षेत्रों पर काम करना होगा और इस पर बहुत ही तेजी से और आक्रामक रूप से काम करना पड़ेगा। पहला क्षेत्र है अनुसंधान और विकास पर। अमेरिका और चीन अपने जीडीपी का लगभग 2 से 3% रिसर्च पर खर्च कर रहे हैं, जबकि भारत 1% भी अभी रिसर्च पर खर्च नहीं कर रहा है। तो कैसे हम बदलाव की आशा रख सकते हैं और हम ये आशा कर सकते हैं कि हम अमेरिका और चाइना से टक्कर लेंगे और विश्व गुरु बनेंगे और अ, विश्व को लीड करेंगे। हम ये कैसे परिकल्पना कर सकते हैं? तो सरकार को निजी क्षेत्र को टैक्स इनिशिएटिव देना होगा ताकि लैब और नई टेक्नोलॉजी से अ, जो है निवेश करें ये कंपनियां और जय जवान जय विज्ञान और जय किसान के साथ साथ जय अनुसंधान पर भी हमें काम करना होगा। दूसरी बात, कास्ट ऑफ बिजनेस में कमी करनी होगी। चीन का माल सस्ता इसलिए होता है क्योंकि वहाँ बिजली और माल ढुलाई की लागत बहुत कम है। भारत को इसमें सतर्कता से काम करना होगा। भारत में लॉजिस्टिक लागत जीडीपी का 13 से 14% है, जिसे 8% पर लाना होगा। इसके लिए रेलवे डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर को युद्ध स्तर पर पूरा पूरा करना होगा और औद्योगिक बिजली दरों पर वैश्विक स्तर पे स्पर्धी बनाना होगा। स्किल गैप और लेबर रिफॉर्म। चीन के पास एक विशाल और कुशल वर्कफोर्स है, वहीं भारत में डिग्रीधारी तो बहुत है, लेकिन इंडस्ट्री के लायक कुशल पेशेवर नहीं। इस पर वोकेशनल ट्रेनिंग को स्कूल स्तर से अनिवार्य करना होगा और श्रम कानून को ऐसा बनाना होगा कि बड़ी कंपनियों को हजारों लोगों को काम करने के लिए प्रोत्साहित करे, ना कि डराए। इस पर जो वर्तमान में भारत का स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चल रहा है, चाहे वो पीएमकेवीवाई का हो या अलग-अलग राज्यों के एमएमकेवीवाई या इसी तरीके की बहुत सारी योजनाएं जो स्किल डेवलपमेंट सेक्टर ने भारत की चलाई हैं, उस पर बहुत सुधार करने की आवश्यकता है, उसके क्वालिटी पर काम करने की आवश्यकता है और बहुत उसको तराशने की आवश्यकता है। ट्रेनिंग की भी वहाँ पे ट्रेनर को ही ट्रेनिंग की बहुत आवश्यकता है ताकि एक अच्छा वर्कफोर्स निकल सके। दूसरी सप्लाई चेन में चीन का विकल्प हमें बनना होगा। अमेरिका आज फ्रेट शेयरिंग या फ्रेंड शेयरिंग यानी जो आसपास के उसके दोस्त हैं उस पर व्यापार पर जोर दे रहा है। भारत के पास भी सुनहरा अवसर है। एप्पल की तरह अन्य टेक दिग्गजों को भारत लाने के लिए केवल पीएलआई स्कीम काफी नहीं होगी। सिंगल विंडो क्लियरेंस को इतना आसान बनाना पड़ेगा कि लोग बाग वियतनाम व ताइवान को छोड़कर भारत की ओर रुख करें। डीप टेक और डिफेंस एक्सपोर्ट। अमेरिका की ताकत उसकी डिफेंस टेक्नोलॉजी है, वह उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेता है और व्यापार का एक बड़ा प्रॉफिट उसका इससे निकल कर आता है। भारत को केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं बल्कि हथियार बेचने वाला बनना पड़ेगा। नई नई टेक्नोलॉजी पे काम करना पड़ेगा। रक्षा बजट को स्वदेशीकरण के लिए स्टार्टअप स्कीम को बढ़ाना पड़ेगा और फाइटर जेट इंजन जैसी तकनीक का विकास खुद अपने देश में करना होगा। इसके लिए हालांकि लंबी दूरी सरकार को तय करनी है,
मगर उसके पास विकल्प भी नहीं इसके अलावा उसे यह करना ही